हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है पेपर नंबर 5, ये डिप्लोमा आईडीडी वालों सभी बच्चों के लिए है। जो नए सिलेबस है उसके हिसाब से ये आपका कोर्स है और इसमें यूनिट 5.1 से लेकर के जो भी कवर हो सकेगा मैं कवर करूँगा। तो यूनिट जो 5 है उसमें हमने आपको ऑन स्क्रीन आप देख रहे होंगे, तो इसमें आपको ये पढ़ना है कि जो पढ़ने और समझने के लिए शिक्षण के लिए रणनीतियाँ बहुसंवेदी शिक्षण जैसे आर्टन गिलेरी विधि और फॉल्डन विधि, वर्तनी विधि और त्रुटि विश्लेषण क्या होते हैं, इसके बारे में आपको यूनिट 5.1 में हम कवर करेंगे। तो हम बात करते हैं कि जो हमारी शिक्षा है उसको किसके लिए हम यूज़ करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ध्येय रहता है कि हर एक व्यक्ति कोई भी पढ़ने से दूर ना हो। जैसे कि NCF 2022 और भारत सरकार का यही प्रावधान है कि हमारे देश के हर व्यक्ति और हर नागरिक जो है वो शिक्षित हो। तो हमारा मेन ध्येय होती है कि बच्चों को सबको पढ़ाना, चाहे वो किसी प्रकार से दिव्यांग हो या फिर कोई अन्य समस्या हो या भले ही एज ज़्यादा हो गई, सभी को एजुकेशन कंपलसरी है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये अलग अलग चीज़ें हमने इस यूनिट में कवर करना है। तो इसमें सबसे पहले बात आती है बहुसंवेदी शिक्षण क्या होती है। तो इनमें एक गिलिघम विधि, आर्टन गिलिघम विधि का एक दृष्टिकोण है जिन्होंने अपना मत दिया था, जिसमें बात आती है कि डिसलेक्सिया डिस्ग्राफिया, हमने आपको बताया था कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चे होते हैं उनको आप किस तरह से उनकी पढ़ाई के बारे में आप शिक्षा कैसे प्रदान जो है उनको प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो यूनिट 5 है, मैं आपको दोबारा से दिखाना चाहेंगे, यूनिट जो 5 है उसमें A to Z यानी SLD वाले बच्चों की शिक्षण की रणनीतियाँ कैसी बनाई जाती है, उसी के ऊपर ही हमारा ये टॉपिक पूरा है। क्योंकि जो इससे पहले हमने पढ़ाया है कि आईडी और एएसटी इस तरह से अलग अलग बच्चे होते हैं। ये सारी चीज़ें आपने पेपर नंबर सेकंड में यूनिट 5 यूनिट में आपको हमने इससे पहले वीडियो जो बनाई थी उसमें हमने अब तक पहुंचा चुके हैं। तो आपको जो एसएलडी के बच्चे होते हैं उसके बारे में आपको पहले से हमने पढ़ा चुका है। अब उनके लिए आपको जो टीचिंग मेथड्स यूज़ करना है, ये सारी जानकारियाँ आपको इसके माध्यम से हम आपको तक शेयर करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम बात करते हैं यूनिट 5.1 5.2 में लिखावट, यानी उनके लिए जो एडॉप्टेशन की बात की जाती है, उनके लिए आप क्या एडॉप्टेशन कर सकते हैं। फिर गणितीय पढ़ने की रणनीति क्या हो सकती है, और यूनिट 4 यूनिट 5 ये सारी चीज़ें हम आपको इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हम बात करते हैं 5.1 की, जिसमें अलग अलग पॉइंट्स हमें बच्चों को सिखाना होता है या वो सीखते कैसे हैं, पढ़ते कैसे हैं, ये सारी जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमने एक विधि की बात किया है जिसका नाम है गिलिघम, आर्टन गिलिघम दृष्टिकोण। इनके दृष्टिकोण से कह रहे हैं साक्षरता सिखाने का एक प्रत्यक्ष स्पष्ट बहुउद्देशीय बहुसंवेदनशील संरचित अनुदेशीय नैदानिक तथा निर्देशात्मक तरीका है। जब ये पढ़ना लिखना और बर्तनी डिसलेक्सिया वाले बच्चों के लिए आसानी से नहीं आती है। इसका ये ध्येय है कि जो हमारे ऑटिस्ट ये स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी बच्चे होते हैं उनको हमें कौशल कैसे सिखाए जाना है, उनके लिए हम क्या क्या चीज़ें हम उपयोग में करते हैं, वो सारे पॉइंट्स आउट एक एक करके आपको देखने को मिल रहा है। तो इसमें हमारा मेन ध्येय होता है कि इन बच्चों को कोई भी जैसे गहराई सिखाना है, लंबाई चौड़ाई, पैसे धन दौलत या कोई चीज़ है, इसमें क्या हमें एडॉप्टेशन करना होता है, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो इस जो हमारे इस चैप्टर में है, जैसे कि आर्टन गिलिघम दृष्टिकोण की विशेषता बताते हैं कि दो स्रोत हैं। पहला स्रोत है गणितीय ज्ञान और दूसरा है अभ्यास की नींव, जो पिछले काफ़ी समय से चला आ जा रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स हम शायद एक एक करके पढ़ेंगे तो आप लोग को बहुत ही समय लग जाएगा। तो आप लोग एक बार समझ लेना कि इन्होंने इन बच्चों के लिए क्या क्या काम दिया है। तो यहाँ पे ऑन स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, तो आप लोग इसको एक बार पढ़ लें तो शायद आपको और अच्छे से समझ सकते हैं। तो आप लोग क्या करना कि जैसे आपको लिखना होगा तो आप कोशिश करना कि बुक जैसे इसको पुश कर देना
पोज़ करके अपना अपना लिख सकते हो, ताकि आपको लिखने में आसानी हो सके। अब इनके सिद्धांत, दृष्टिकोण, जो आर्टन गिलिघम दृष्टिकोण है, इनके क्या-क्या सिद्धांत है। सिद्धांत का मतलब इन्होंने कैसे इसको डेवलप किया है, उसके बारे में आपको हम बताएँगे। तो पहला है संरचित। संरचित में क्या आता है कि जो गतिविधियाँ हैं या जो भी एक्टिविटी आप करा रहे हो, उसमें हमें ये लिखना है कि जो बच्चा है कि क्या अपेक्षा कर किया जा सकता है। इन सब के बारे में आपको पहले से सोच के हम अपना लेसन प्लान प्रेज़ेंट करेंगे। दूसरा है अनुक्रमित। अनुक्रमिक, अनुक्रमिक का मतलब होता है कि इसमें लिया गया प्रत्येक कौशल के तार्किक क्रम और अनुक्रम में पढ़ाया जा सकता है। तो यानी कि अनुक्रमिक मतलब कि हमें ये ध्यान रखना होगा कि इसको सीक्वेंस में ही पढ़ाइए, यानी कि आपने ऐसा पढ़ा दिया ताकि जैसे आपको सबसे पहले उसको स्पीच डेवलप कराना है, तो स्वर पैटर्न होना चाहिए, या लिखने के लिए वर्तनी शब्द का उपयोग करवा रहे हैं हम लोग, तो उसमें आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि एक सीक्वेंस से ही पढ़ाई जाए, जिससे नहीं ये नहीं कि आपको उसको मल्टीप्लाई पहले कर दिया तो एडिशनल बाद में सिखा रहे हो, तो वो हमारे लिए कम उपयोगी होगा। तो आप लोग कोशिश करें कि हमें अनुक्रमिक को विशेष ध्यान रखें। अब आगे दूसरा नेक्स्ट पॉइंट होते हैं सिद्धांत में कि संचयी क्या होते हैं। संचयी का मतलब होता है कि जो हमारा कौशल है, उसमें क्या-क्या चीज़ें कितने समय तक रह सकती हैं, या हमें जो टीएलएम्स यूज़ करना है, वो पुराने भी यूज़ कर लें, नई भी यूज़ कर लें, तो क्या-क्या परिवर्तन कर सकते हैं। उसके बाद स्पष्ट होता है, स्पष्ट कि जो आप कार्य करा रहे हो, तो उसमें क्लियर होना चाहिए कि हाँ जी, इसको सीखने के बाद आप ये कार्य कर सकते हैं। उसमें नेक्स्ट पॉइंट्स हैं संवेदी। बहुसंवेदी का मतलब कि हमारे जो कोई भी एक्टिविटी सिखा रहे हैं, तो उसमें क्या-क्या चीज़ें हमारी शामिल होती हैं। बहुसंवेदी का मतलब जो हमारे सुनने, बोलने, देखने तथा स्पर्श करने से जो भी हमारी संवेदनशील से संबंधित है, कि मतलब आप ये मान के चलिए कि जो हम सोचते हैं, समझते हैं, उसको कैसे उसमें रिप्रेज़ेंट करेंगे इन बच्चों के लिए, इसके बारे में कह रहे हैं इस सिद्धांत के माध्यम से। आगे है व्यवस्थित नाद विधि। व्यवस्थित नाद विधि में इन्होंने कहा है कि जो अलग-अलग इसमें कह रहे हैं कि जो पढ़ने के विकास में प्रारंभिक चरणों को वर्ण अनुक्रमिक सिद्धांत से शुरू होते हैं और छात्रों की प्रगति के रूप में अधिक जटिल सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हैं। छात्र सीखता है कि शब्द अलग-अलग भाषा ध्वनि से बने होते हैं और लिखित शब्दों के अक्षर ग्राफिक रूप में इन्हें से प्रत्येक ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि इसमें कहने का मतलब है कि जो हमारा सेंटेंस बनता है, तो हर एक सेंटेंस अलग-अलग शब्दों से मिलकर बना है। ये सारी चीज़ें आप पहले से जानते हैं। तो इनका दूसरा है फर्नाड विधि। फर्नाड विधि, अब फर्नाड विधि में वीकेटी तकनीकी जो है, ये विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चों के लिए, जैसे मान लो विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चों पे ज़्यादा लाभकारी होता है, क्योंकि इन बच्चों को सारी चीज़ें टच करके ही या उसको स्पर्श करके ही हम आइडेंटिफाई करवाते हैं। तो इसलिए यह इनका जो विधि है, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने वीएकेटी इसका फुल फॉर्म भी इन्होंने बताया था, इसमें आप लोग फुल फॉर्म भी देख सकते हैं। तो और दूसरा है इसका उद्देश्य, इन्होंने जैसा कि आपने देखा, तो इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि वर्णन विधि उन छात्रों में दृष्टि, शब्द अधिगम और शब्द पहचान कौशलों में सुधार करती है। यानी कि इसका जो मेन उद्देश्य होता है कि हमें जो बच्चे को वर्ड लिखना सिखा रहे हैं, तो उसमें कौन कौन सी समस्याएं आ रही, कौन सा वर्ड बच्चा नहीं लिख पा रहा है, तो उसको हम कैसे इम्प्रूव करना होगा, इस उद्देश्य से ध्यान में रखते हुए ये इनकी जो है थ्योरी बनाई गई है। अब इसकी प्रोसेस क्या होती है? फॉल्डन विधि में चार चरण होते हैं: लिखना, पढ़ना आदि, ये सारी चार स्टेप हो छात्र के जिसमें माध्यम से छात्र पढ़ने और लिखने की प्रवणता में वृद्धि के रूप में प्रगति करता है। इनकी जो प्रक्रिया है, इसमें चार स्टेप है। पहला स्टेप है छात्र की रुचि और भागीदारी की मांग करें। छात्र को बताएं कि आप उसे शब्द सीखने का नया तरीका दिखा रहे होंगे। समझाएं कि यद्यपि इस विधि में एकाग्रता और प्रयास की आवश्यकता होती है, या उन विधियों के साथ सफलता रहेगी जिन्हें जो शब्दों को याद रखने में समस्या हुई हो। यानी कि जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चे होते हैं, उनको हम सिखाना है कुछ, तो हमें ये पहला स्टेप ध्यान रखना होगा। पहले स्टेप में कुछ पॉइंट्स हैं, उसको हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, जैसा कि हमने पहला पढ़ा। तो आप लोग इसको देख करके, वीडियो को पॉज करके एक एक करके लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में, और हमारी इस वीडियो के माध्यम से आप सुन भी सकते हैं। दूसरा है सीखने के लिए एक शब्द चुनें। क्या
छात्र सीखने के लिए एक शब्द का चयन करता है, शब्द के अर्थ पर चर्चा करें। इससे क्या है कि जो अगर हम चर्चा करेंगे तो बच्चे को उस चीज़ को सिखाने में हमें और भी आसानी होगी। ऐसे इसी प्रकार से पॉइंट नंबर 4 है, उसके बाद सॉरी 3rd है, उसके बाद पॉइंट नंबर 4 है, 5th है, ऐसे एक-एक करके पॉइंट्स हैं। इसको आप लोग खुद ही पढ़ लीजिए क्योंकि हम वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते हैं। जिसको भी देखना होगा तो एक बार पढ़ना होगा, तो आप लोग कोशिश करिएगा कि वीडियो को पॉज़ करके अपना एक-एक करके लिख लेना और पढ़ भी लेना। दूसरा है इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे गए, फिंगर कनेक्टिंग ट्रेसिंग में महत्वपूर्ण है। यानी कि जो ट्रेस करते हैं, जब मान लीजिए जो विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चे हैं, उनको हर चीज़ हमने बताया कि टच करके या स्पर्श करके ही सिखाया जाता है। तो इसमें ध्यान रखना होता है कि फिंगर उनको जैसे नंबर कुछ पॉइंट्स होते हैं इनको सिखाने के लिए, तो इन सब बातों को भी ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। अब स्टेज सेकंड आती है। स्टेज सेकंड में कह रहे हैं कि क्या-क्या पॉइंट्स हैं, आप लोग खुद ही देख लीजिए। और स्टेप थर्ड में क्या है और लास्ट 4th स्टेप है। तो ये चारों स्टेप मिला करके इनका कहने का मतलब है कि बच्चों को हमें किस तरह से सिखाया जाए जिससे वो अच्छे से हमारी एक्टिविटी जो सिखाना चाह रहे हैं उसको आसानी से सीख सकें। अगला है बर्तनी नियम। क्या है बर्तनी नियम का मतलब क्या है, इसमें आप दिखा गया है, आप लोग एक बार हम बताते हैं आपको क्या है। बर्तनी किसी शब्द का दृश्य प्रतिनिधित्व करने की क्षमता होती है। बर्तनी के लिए हमें एक शब्द ध्वनि में की अलग-अलग इकाइयों के बारे में सोचते हैं। आवश्यकता है कि उसे उन ध्वनि यानी ग्राफेम का प्रतिनिधित्व करने वाले अक्षर लिखें। जैसे यदि आप इस सूची को देखें तो इस वर्तनी शब्द का क्या जैसे होमोफोन्स शब्द जो एक ऐसा शब्द ऐसा लगता है कि उनकी वर्तनी शब्द गलत वर्तनी शब्द वाले लगभग 20% बनता है। उदाहरण के लिए वही है एम्टो एंट्रोफी। जिन शब्दों में एंट्रोफी के लगभग 10% गलत। तो ये अलग अलग जो पॉइंट्स दिए गए हैं इसमें त्रुटियां आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बर्तनी शब्द क्या होते हैं इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है, एक एक करके आप लोग पढ़ लीजिए क्योंकि शायद मैं पढ़ के बताऊँगा तो बहुत ही समय आपका लग सकता है, तो इसलिए आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके एक एक करके देख सकते हैं। अब हम बर्तनी वितरण उदाहरण और नियम इसके बारे में आपको बताने की कोशिश करेंगे। जैसा कि अंतिम FLS के लिए फ्लैश हैं नियम है, तो ये नियम क्या है, उसके उदाहरण क्या है, ये सारी चीज़ें आप ऑन स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आप लोग एक बार पढ़ लीजिए कि बर्तनी शब्द में कौन कौन से नियम कानून और हमें किस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। पठन और बर्तनी दोनों में फलने फूलने के लिए यह महत्वपूर्ण 15 नियम हैं। जी एक एक करके देखिए 8 9 10 11 12 13 14 15 नियम। ये 15 नियमों को एक एक करके वीडियो को पुश करके अपना देख सकते हैं। अब अगला पॉइंट आती है एनालिसिस, एरर एनालिसिस यानी कि त्रुटि विश्लेषण। त्रुटि विश्लेषण का मतलब होता है कि जो कोई हम बच्चे को कार्य सिखा रहे हैं तो उसमें क्या क्या कमियां आ रही हैं या क्या चीज़ बच्चा नहीं सीख पा रहा है, उन सब के बारे में हम एनालाइज करते हैं। तो एक लिखा गया है, आप लोग एक बार पढ़ लेंगे तो शायद समझने में आपको आसानी होगी। क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग एक बार जब पूरी पेपर अगर पढ़ लेंगे तो शायद क्वेश्चन के जवाब लिखने में आसानी होगी। उसके बाद त्रुटि के प्रकार, इसके क्या क्या प्रकार हो सकते हैं इसके बारे में एक कर पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट ऐसे पॉइंट आउट करके लिखा गया। अगले कह रहा है कि जो है आगे कह रहे हैं कि विद्यार्थी भाषा में नमूने में त्रुटि की पहचान करें। यानी कि जो बच्चा है उसमें लैंग्वेज जो प्रॉब्लम आ रही है उसमें क्या क्या आप जो है सेंटेंस की पहचान कैसे करेंगे उसके बारे में दिए। जैसे उदाहरण के तौर पे लिखा गया शिक्षार्थी हमारा स्कूल हमें अंग्रेजी सिखाने के लिए मजबूर करता है क्योंकि यह एक चलन है। अब इसमें अलग अलग 3 संभावित पुनर्निर्माण है जिसमें एक हमारे स्कूल में अंग्रेजी सिखाने के बाद, तो इसमें अलग अलग पॉइंट दिए गए। तो आप इसको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें क्या त्रुटियां बच्चा कर रहा है या कैसे आपको आइडेंटिफाई जो है इंगित करना है। दूसरा है कि त्रुटियों की व्याख्या करें। जो आप कोई गलतियां कर रहे हैं उसको हम अगर उसकी एक्सप्लेन कर देंगे कि इसके जैसे आपने कहा
इसमें इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चे होते हैं, तो उनमें होता क्या है कि कहीं न कहीं त्रुटियाँ होती है, तो उनको लगता है कि हमें जो पढ़ाया जा रहा है वो बहुत ही सही पढ़ाया जा रहा है। तो हो सकता है कहीं न कहीं उनको उसकी एक्सप्लेन ना की गई हो, तो आप कोशिश करें कि उसको एक्सप्लेन करें जिससे वो समझ सके कि जो हम पढ़ रहे हैं या उसका गलत मीनिंग तो नहीं आ रहा है। तो ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जो है त्रुटि विश्लेषण में। अगला है, क्या त्रुटि विश्लेषण छूट जाता है? तो इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है, त्रुटि विश्लेषण एक अच्छा कदम है जिसके लिए हमें सीखने वाले की भाषा की महत्वपूर्ण विशेषताओं को याद भी कर सकते हैं। जैसे कि हमें क्या-क्या चीज़ें याद करना होगा, ये सारे पॉइंट्स क्या ऐसे एक्सप्लेन किया गया है, आप लोग इसको पढ़ लीजिए। यूनिट जो है 5.1 कंप्लीट हो गया है। तो 5.1 में जो भी पॉइंट लिखे आपने हमने बताया, तो आप लोग पढ़ लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा।